डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्शन जैसे हमने लिखा A टाइम्स A B टाइम्स B एरो प्रोडक्ट, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे रेट लॉ हो जाएगा R इज इक्वल टू के, ए की कंसेंट्रेशन जो है कैपिटल ए टू द पावर स्मॉल ए जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे B टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन जैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लगाते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा पावर ए और बी हो। यहाँ पे जब आप एक्सपेरिमेंट करने गए, आपने ए की कंसंट्रेशन ली, उसको डबल किया, ट्रिपल किया, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसे करके आप एक एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्टेन करते हैं वहां पे और चेक करते हैं कि रेट पे क्या असर आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वेरिएशन ए और बी के टर्म्स में ही हो, ये नया भी हो सकता है, अल्फा और बीटा, कोई भी वैल्यू मान लीजिए एक्स और वाई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रेट लॉ कभी लॉ ऑफ मास एक्शन को देख के नहीं लिखा जाता या इसके बेसिस पे नहीं लिखा जाता, हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा के उस पर लिखा जाता है। सपोज कर दो ये करते हैं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, ए की 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ए की कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन है और रेट, ये हमने लैब में देखा। तो पहला डेटा में हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ए के लिए 0.1 m, बी के लिए 0.1 m, तो रेट कितना हो गया 2। फिर हमने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को सेम रहने दिया, तो रेट हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन तीसरे केस में हमने ए की कंसंट्रेशन आपकी सेम रखी, मतलब ए की कंसंट्रेशन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो तो सेम है, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट को इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेट पे, हाँ ए की कंसंट्रेशन से पड़ रहा है। तो इससे ये पता चला कि ए की पावर मतलब कंसंट्रेशन रेट जो है ए के पे डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन के बी के इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बी की पावर क्या हो जाएगी, 0। बी के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बी की पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो जहां रेट जिस कंसंट्रेशन टर्म के इंडिपेंडेंट होता है उसमें कोई भी चेंज करो रेट पे चेंज नहीं आता, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर। ये ऑर्डर आप पता करते हो एक्सपेरिमेंटल डेटा थे। अल्टीमेटली ये जो आप रेट लॉ लिखते हो ना, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कंसंट्रेशन इज अल्फा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कंसंट्रेशन इज बीटा, ओवरऑल ऑर्डर इज अल्फा प्लस बीटा। तो ये पावर्स जो हैं, ये कोफिशिएंट्स जो हैं, जो पावर में लगाए गए हैं कंसंट्रेशन टर्म के, ये ऑर्डर है। ऑर्डर हमें ये बताता है कि कितने कंसंट्रेशन टर्म पे रेट डिपेंड करता है, अगर कि ये कितने टर्म्स की कंसंट्रेशन चेंज होगी जब रेट आपका बदलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा ए की कंसंट्रेशन आपने बदली तो रेट यहाँ पे चेंज हो गया, दैट मीन्स कि डिपेंडेंट ऑन ए है, और बी के ये इंडिपेंडेंट है। जिसके इंडिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पावर 0 होती है, तो हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे एक बात समझ में आई कि हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो स्टोइचियोमेट्री आगे लिखी हुई है इसको पावर पे नहीं लिख सकते, हमें एक्सपेरिमेंटली ही ये रेट लॉ डिटरमिन करना है। तो रेट लॉ जो डिटरमिन होता है किसी भी रिएक्शन का, वो एक्सपेरिमेंटली होता है, उसको थ्योरेटिकली आप ऑन पेपर डिटरमिन नहीं कर सकते। ये ऐसा मैं नहीं कहता कि पावर ए और बी हो ही नहीं सकती, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अल्फा बराबर ए हो सकता है, बीटा बराबर बी हो सकता है, लेकिन ए की कंडीशन है if reaction is elementary in nature, that is reaction goes to completion in single step। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो बिल्कुल ये वाला रेट लॉ ऑफ मास एक्शन को देख के लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है तो फिर आप यहाँ पे ये रेट लॉ आपको एक्सपेरिमेंटल ही पहचानना पड़ेगा। अब इसका तरीका मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि हम कैसे पहचानते हैं कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है या नहीं, और सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होती हैं काइनेटिक्स में उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, होता है, बट ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन और इन केस ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन, बात एक ही है। तो चलिए आगे समझते हैं अब ऑर्डर के बारे में। पहले ऑर्डर यहाँ पे हमने निकालना तो सीख लिया कि पावर्स का सम जो है उसको कर दें तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो वो अल्फा हो गया, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वो बीटा हो गया। ओवरऑल ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा करके हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसी तरीके से डिफाइन किया गया, इट इज अ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन अ रेट लॉ इक्वेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट इज अ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आपने किया अल्फा प्लस बीटा टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन अ रेट लॉ इक्वेशन। ये पूरी आपका क्या है, ये रेट लॉ इक्वेशन है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देते हैं। हमारे कोर्स में जो रिएक्शंस हैं वो तीन तरीके के हैं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है, एक आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है और एक आपके सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो पहले इनको समझते हैं। ऐसा नहीं है ऑर्डर और नहीं होते, सेकंड भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, नेगेटिव ऑर्डर भी होता है, तो वो भी बात करेंगे, लेकिन वो कोर्स में नहीं है, सिर्फ उसके बारे में एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते हैं? जैसा अभी देखा आपने कि दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट of concentration of reactant are called zero order reactions। तो जहां पे रेट इंडिपेंडेंट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, जैसा आपने यहाँ देखा बी की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, फिर भी रेट नहीं चेंज हो रहा, दैट मीन्स कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ऑर्डर यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो, बीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो निकल के आएगी। तो those reactions in which rate of reaction is independent of concentration of reactants are called zero order reactions। अब ये कौन से रिएक्शंस हैं, एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं और इनको पहचानना कैसे है। जैसे यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और रिएक्शन करके क्या बनता है, 2 टाइम HCl। अगर हम यहाँ पे रेट लॉ लिखें, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। भाई यही दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाइए, रेट बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे अल्टीमेट रेट लॉ हमारा ये हो जाएगा R इज इक्वल टू K और ये टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और आप यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन की जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट पे कोई फर्क ही नहीं आता। दैट मीन्स रेट इसके इंडिपेंडेंट है। तो भाई रेट किस बात पे डिपेंडेंट है, हम यहाँ पे दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, रेट डिपेंडेंट है सनलाइट पे। तो जितनी भी रिएक्शंस आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, या लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, इनको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है ये आपकी सबसे ज्यादा मतलब ये सब की सब जीरो ऑर्डर होती है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि हम जितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लें यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की, रेट बढ़ने वाला ही नहीं है। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सनलाइट यहाँ पे एब्सेंट है तो रेट यहाँ पे बिल्कुल R बराबर के हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पावर्स क्या हो गई, आपकी जीरो हो गई। यहाँ पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, हाइड्रोजन की जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, क्लोरीन की बढ़ा लीजिए, रेट नहीं बढ़ रहा, तो रेट इंडिपेंडेंट, पावर क्या हो जाएगी, जीरो। तो ओवरऑल ये जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट बराबर किसके होता है, रेट कांस्टेंट के। ये हमेशा याद रखिएगा कि रेट बराबर रेट कांस्टेंट होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर आपसे कभी भी रेट कैलकुलेट करने को कहें किसी भी रेट मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है तो वो रेट उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। सो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ जीरो ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। Decomposition of a gas on a surface of metallic solid कह लीजिए या metal solid कह लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लेता हूं, जैसे अमोनिया का डिकम्पोजिशन हम करा रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया लेंगे तो आधा नाइट्रोजन मिलेगा और 3/2 हाइड्रोजन मिलेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 टाइम्स अमोनिया हमने लिया और इसको डिकम्पोज किया, डबल कर दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आपको,
ये नाइट्रोजन मिल रहा है प्लस 3 टाइम हाइड्रोजन। तो हमने और कुछ नहीं किया, नीचे वाले रिएक्शन को 2 से डिवाइड करके लिख दिया ऊपर, बस आप जैसे मर्जी समझ लीजिए। प्लैटिनम कैटलिस्ट है यहाँ पे, ऊपर भी प्लैटिनम के सरफेस पे। तो वो क्या रहा है, यहाँ पे हम बनाते हैं प्लैटिनम का एक पीस बना लेते हैं सॉलिड, और यहाँ पे आपका फ्री वैलेंसीज। देखिए कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज हैं जो कि कैटलिटिक एक्शन में मदद करती हैं। अब फ्री वैलेंसीज पे क्या जोड़ेंगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, और अमोनिया जो फ्री सरफेस ऑफ कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसीज पे जोड़ेगा वो ही कैटेलाइज होगा, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि प्लैटिनम मदद कर रहा है डिकम्पोजिशन में। अब आपने क्या किया, आपने इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखा, R इज इक्वल टू K टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। हमें अभी नहीं पता, पावर x मान लीजिए, चलिए x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ाई अमोनिया की। कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो रेट यहाँ पे बढ़ेगा या नहीं, ये चेक करना है। देखिए जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है यहाँ पे सॉलिड कैटलिस्ट के, ये प्लैटिनम है आपका, तो प्लैटिनम कैटलिस्ट के जो कांटेक्ट में आपके जुड़े हुए हैं वो तो कैटलाइज हो जाएंगे, वो तो डिकम्पोज हो जाएंगे। आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक लेयर बनानी शुरू कर देंगे, लेकिन प्लैटिनम के कांटेक्ट में तो नहीं आ रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, डिकम्पोज नहीं होंगे। तो प्लैटिनम के कांटेक्ट में जो आता जाएगा, जैसे ये डिकम्पोज होगा ये वाले मॉलिक्यूल, तो ये क्या होगा, हट जाएंगे यहाँ से, दूसरे वाले फ्रेश आके जुड़ जाएंगे। लेकिन आप तो कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन रिएक्शन का रेट तो बढ़ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये जो जितनी भी भीड़ है ये वेंट्रवॉल फोर्सेस के अकॉर्डिंग ये लेयर बनाते जा रहे हैं, तो लेयरिंग होती जा रही है। ये लेयर डिकम्पोज नहीं होगी, ये लेयर डिकम्पोज नहीं होगी, फिर वही होगी जो इसके कांटेक्ट में है, यही सिर्फ आपकी डिकम्पोज होने वाली है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा, आप जितनी मर्जी रेट बढ़ा लीजिए, मतलब कंसंट्रेशन अमोनिया की बढ़ा लीजिए, रेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा इस कंसंट्रेशन के। दैट मीन्स ऑल रिएक्शंस, ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गई, 0। तो जितनी भी रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन ऑफ गैस हो रहा है वो भी कहाँ पे, मेटलिक सॉलिड के सरफेस पे, ये सब की सब आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शंस होंगी। इसके कितने भी एग्जाम्पल आपके क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं वापस स्लाइड पे और चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 order reactions, those reactions in which rate of reaction is independent of concentration of reactant are called 0 order। कैसे पहचाने, reactions which occur in the presence of light, यानी कि photochemical reaction, sunlight हो लाइट हो चलेगा, फोटोकेमिकल में तो लाइट चाहिए हमें, फोटो और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये सब 0 order होंगे, क्योंकि बिना लाइट के वो रिएक्शन ही नहीं होने वाला। और डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, किसी गैस का डिकम्पोजिशन सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे, मेटलिक सॉलिड है ये, is considered as an example of 0 order reactions। इसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो होते हैं those reactions in which rate of reaction depends upon the concentration of one reactant only are called first order reactions। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ समझ लेते हैं। पहले मैं आपको 0 ऑर्डर के एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो हमारे पास नोट्स में मौजूद हैं, तो ये आप देख सकते हैं। 0 order reaction का पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। तो ये देखिए अमोनिया का डिकम्पोजिशन दिखाया हुआ है, ये 0 ऑर्डर है। ऐसे ही आप दूसरी गैस ले ली हमने HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये भी डिकम्पोजिशन आपका क्या 0 ऑर्डर है। ऐसा कोई और एग्जाम्पल, ये बहुत ज्यादा चलते हैं इसीलिए हमने ये लिए हैं, थर्ड कोई और हो तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो हैं जिनके अंदर रेट जो है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, एक कंसंट्रेशन टर्म पे। अगर आप इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट आपका बढ़ जाएगा। तो अब डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट है सॉरी, और डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 करोगे तो ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो डिकम्पोजिशन आपका बढ़ जाएगा। तो इसके रिएक्शंस देखते हैं। इसके रिएक्शंस हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ ही लिया है फर्स्ट ऑर्डर का, तो यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक हमने यहाँ पे ले लिया अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, इसको डिकम्पोज किया तो आपको मिला नाइट्रोजन प्लस 2 टाइम्स वाटर।
सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर यहाँ लिखें R इज इक्वल टू K, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? एक कंसंट्रेशन टर्म पे, NH4NO2। तो NH4NO2 जो है अमोनियम नाइट्राइट, इसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो रेट आपका बढ़ता जाएगा। तो रेट यहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंडेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और NH4NO2 की पावर, मतलब आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे तो रेट भी ट्रिपल हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन कंसंट्रेशन टर्म है, और ये आप कह सकते हैं यहाँ पे पावर 1 है। आप यहाँ पे ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं? ऑर्डर तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ऑर्डर आप क्या कह सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। दूसरा कोई टर्म ही नहीं है तो उसमें प्लस क्या किया जाए? तो ऐसे करके हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। So those reactions in which rate of reaction depends on concentration of one reactant only are called first order reactions. तो ये चीज हो गई। अब आते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आप इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी एक तरह के फर्स्ट ऑर्डर हैं, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये होते तो नहीं है फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, उसको समझिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या है, जैसे आपने एक मॉलिक्यूल लिया A और B के साथ इसका रिएक्शन कराया और यहाँ पे बना दिए प्रोडक्ट्स। तो मान लेते हैं यहाँ पे रेट लॉ ये है, R इज इक्वल टू K। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1 है। आप 1 लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है, 1 है, पावर 1 है, और B में भी 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ? ओवरऑल ऑर्डर आपका हो गया 1 + 1 = 2। अगर आपको लिखना ही पड़ जाए कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, तो ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ऑर्डर एग्जाम में इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 1। तो ओवरऑल ऑर्डर आप ऐसे निकाल सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ये। यहाँ पे अगर हम, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर क्या है? सेकेंड है यहाँ पे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे कंडीशन क्रिएट कर दें, कंडीशन हमने क्या क्रिएट की? इफ कोई भी एक कंसंट्रेशन ए या बी में से कोई भी एक टर्म आप लार्ज एक्सिस में ले लो, सपोज करो मैं बी ले लेता हूं। इफ बी रिएक्टेंट is taken in large axis, जब आप लार्ज एक्सिस में लोगे, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी will become 0। ऐसा क्यों? जब आप किसी चीज को लार्ज एक्सिस में ले रहे हो, तो लार्ज एक्सिस में लेने से यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी? आप इसमें कंसंट्रेशन टर्म में चेंज निकाल ही नहीं पाओगे, आपका ये मीडियम बन गया। जो चीज लार्ज एक्सिस में होती है वो क्या बन जाती है? मीडियम। जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पानी बहुत लार्ज एक्सिस में होता है, तो पानी क्या है? मीडियम। अब हाइड्रोलिसिस के दौरान पानी में क्या कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है ये तो हम पता नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बी रिएक्टेंट को आपने लार्ज एक्सिस में ले लिया, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, अगर एक दो मॉलिक्यूल्स वहां पे इन्वॉल्व हो भी गए तो आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते, उसका पता भी नहीं लगा सकते, इसीलिए आप उसको क्या मानेंगे? 0। तो अब रेट लॉ क्या हो गया?
ये R इज इक्वल टू K A की पावर 1 एंड B की पावर 0। एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 क्या हो गया 1, तो R इज इक्वल टू K, ये हो जाएगा A की पावर 1। तो अब यही रिएक्शन अगर इस रेट लॉ को फॉलो कर रही है, क्योंकि B लार्ज एक्सेस में उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू 1। तो अंडर स्पेशल कंडीशंस, वैसे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, वैसे क्या था इसका सेकंड ऑर्डर था, लेकिन बाद में ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया। कैसे हुआ, आपने वन ऑफ द रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में ले लिया, तो सेकंड ऑर्डर से रिएक्शन अंडर स्पेशल कंडीशन आपकी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर हो गई। तो आप इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं कह सकते, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सॉरी ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर प्योरली नहीं कह सकते अब आप, ना प्योरली फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हैं, आप इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहेंगे। इन रिएक्शंस के अंदर एक बात तो पक्की है कि ऑर्डर तो 1 होता है, बट इनकी मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो 1 नहीं होती। इनकी मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो आपकी कितनी है, मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालते हैं भाई, कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स, एक सिंगल रिएक्शन जो आपको डिस्प्लेड है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए का एक मॉलिक्यूल है, बी का एक मॉलिक्यूल है, तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई 2। ऐसी रिएक्शंस को हम बाय मॉलिक्युलर कहते हैं, अभी आगे मॉलिक्युलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ आपस में कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्डर तो 1 होगा लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 नहीं होगी, मॉलिक्युलरिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसकी डेफिनेशन भी कई बार ऐसे बोल दी जाती है, दोज रिएक्शंस इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। आप इसी के साथ एक कंपैरेटिव एग्जांपल मैं ले रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर का। तो अगर मैं प्योरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अभी पीछे लिखी थी हमने, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने लिया था NH4NO2, NH4NO2, और इसका हमने डिकम्पोजिशन किया था। तो इसको डिकम्पोज जब हमने किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, नाइट्रोजन प्लस 2 टाइम्स वाटर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इसका रेट लॉ जब हमने लिखा R इज इक्वल टू K, तो एक कंसेंट्रेशन टर्म ही है जिसपे डिपेंडेंट है NH4NO2। तो एक कंसेंट्रेशन टर्म ही है यहाँ पे, एक से ज्यादा है ही नहीं, किसी को लार्ज एक्सेस में आप ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर आप मॉलिक्युलरिटी देखो तो वो भी 1 है। तो आपने देखा अगर ऑर्डर भी 1 है और मॉलिक्युलरिटी भी 1 है, ये प्योर आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये प्योर आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, इट इज इन प्योर फॉर्म। आपका ये सूडो नहीं है, सूडो के अंदर हमेशा मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में से आप एक को लार्ज एक्सेस में ले रहे हो, तो मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है। बट प्योर फर्स्ट ऑर्डर, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। Reaction which are not truly of first order but under certain conditions become reaction of first order। वो कौन सी कंडीशन थी, वो आपने एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लिया, are called pseudo first order reaction। A second order reaction can behave as a pseudo first order reaction if any one of the reactant is taken in large excess। इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस जितनी भी रिएक्शन होंगी सब आपकी फर्स्ट ऑर्डर हो जाएंगी। कैसे भाई, आपने लिया एस्टर, एस्टर क्या होता है, देखिए ये एसिड है COH, आपने H हटा के यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो एस्टर बन गया। इसकी हाइड्रोलिसिस आपने कराई तो यहाँ पे एक तो अल्कोहल मिल जाएगा आपको और एक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि OH कहाँ चला जाएगा, कार्बन पे ही एसिड मिल गया। आपने पानी को एक्सेस में लिया है क्योंकि ये मीडियम है, तो यहाँ पे रेट किस पे डिपेंडेंट है, K और इसकी कंसेंट्रेशन पे, एस्टर के। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या है, 1 पावर 1 है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी आप देखो भाई 2 तो आप मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे एक एस्टर का मॉलिक्यूल है, एक पानी का है। अगर यहाँ पे
एसिड भी है, मान लो ये एसिड बन के कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देता है, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 3। तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 भी हो सकती है अगर H पॉजिटिव नहीं है, और 3 भी हो सकती है अगर यहाँ पे H पॉजिटिव है। दूसरा एग्जाम्पल, तो आपने देखा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन ऑर्डर है, तो ये क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सेकंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा पानी की प्रेजेंस में। अगेन यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ सुक्रोज की। पानी एक मीडियम है, लार्ज एक्सिस में है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। मॉलिक्यूलरिटी अगेन 2 हो सकती है, 3 डिपेंडिंग ऑन कि हम H पॉजिटिव लेते हैं। H पॉजिटिव लेने से कैटलिस्ट का काम करता है ये, तो आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन का पार्ट रहता है ये। तो अगर ये नहीं है तो आप मॉलिक्यूलरिटी 2 लिखेंगे। तो आप ऐसे डेफिनेशन बोल सकते हैं ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये यहाँ पे बोला जा सकता है। तो 3 ऑर्डर्स मैंने आपसे बात की है, तीनों के एग्जाम्पल एक बार शीट्स में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर के 2 एग्जाम्पल बता दिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के भी ये 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए। अब आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये जितने रिएक्शंस मैंने लिखे हैं ना, ये एलिमेंट्री हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम रेट लॉ बनाए डिसोसिएशन का, ये क्या होगा, R इज इक्वल टू K, HI की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन की एक पहचान मैं अब आपको बता सकता हूँ कि ऐसी रिएक्शन जहां ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर चेक करो, R इज इक्वल टू K, यहाँ पे चलिए लिख के समझ लेते हैं ये बात। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, और जैसे हमने यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखा जी। सर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर समझ नहीं आया। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स में बस आपको इतना समझना है कि ये एस्टर की अभी रिएक्शन मत समझिए, सिर्फ काइनेटिक से पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ये मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट कर रहा है, ये एक्सिस में है, और यहाँ पे आपका एसिड और एल्कोहल बन गया। हालांकि यहाँ एल्कोहल से ये बॉन्ड टूटते हैं, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो OH इधर आ गया, पानी का H कहाँ चला गया, C2H5O के साथ, तो एक एल्कोहल और एक एसिड बन गया। सर यहाँ पे हमने जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, हमने H2O एक्सेस में लिया है, सिमिलरली यहाँ पे हमने H2O एक्सेस में लिया है जी, H2O एक्सेस में लिया है, मीडियम है ना। हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो पानी तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी चीज लार्ज एक्सेस में, हाइड्रोलिसिस में पानी हमेशा एक्सेस में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे 2HI हमने यहाँ पे रिएक्शन लिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया और आयोडीन में। तो अगर रेट लॉ लिखा जाए R इज इक्वल टू K, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का HI की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। तो ऑर्डर कितना हो गया आपका 2 हो गया, और यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं। ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस के अंदर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि ऑर्डर जो है वो आपका मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन को ऑन पेपर पहचानने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। और भी रिएक्शंस हम देखते हैं यहाँ पे कौन से हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर में सेपोनिफिकेशन बोला है, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एस्टर की, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। पीछे पानी लिया था, यहाँ एल्कली लिया है, लेकिन एल्कली के साथ जब आप कराओगे तो वहां पे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, और जब आप पानी के साथ कराते हो एस्टर की हाइड्रोलिसिस तो ये क्या होता है, आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये और ध्यान में रखना है। तो NaOH के साथ रिएक्शन ये क्यों है, क्योंकि होता क्या है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से बनता तो एसिड और एल्कोहल है, लेकिन एसिड बनते ही NaOH से रिएक्ट करके ये बना देता है सोडियम एस्टेट। तो इसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा, इसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा, तो 2 की कंसंट्रेशन टू द पावर 1 and 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2।
तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इसका रेट लॉ लिखेंगे तो R इज इक्वल टू के NO की पावर 1 हो जाएगा और ओजोन की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1+1 ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर के भी एलिमेंट्री रिएक्शन ये लिखा है मैंने, NO के 2 मॉलिक्यूल है, O2 का 1 मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, NO2। इसका रेट लॉ लिखेंगे R इज इक्वल टू के NO की पावर 2 हो जाएगा, O2 की पावर 1। 2+1 आप करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 आ जाएगा ऑर्डर। मॉलिक्यूल्स भी 3 है और ऑर्डर भी 3 है, तो मॉलिकुलरिटी भी 3 है, ऑर्डर भी 3 है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। ऐसे ही NO प्लस Br2 है, 2 टाइम्स NO प्लस Br2। रेट लॉ लिखेंगे R इज इक्वल टू के NO की पावर 2 इंटू Br2, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। मॉलिकुलरिटी भी 3 है। तो ऐसे करके सेकंड और थर्ड हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे भी ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का ध्यान रखना, अगर ये पानी की प्रेजेंस में हो रहा है, सिर्फ HOH है यहाँ पे, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर ये NaOH के साथ है, जिसे सेपोनिफिकेशन कहते हैं, एल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का नाम होता है सेपोनिफिकेशन, और उस केस में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। अब आता है फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर में देखिए कितना सिंपल रिएक्शन है, H2 प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, HBr बना रहे हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर है। यानी कि आंसर आएगा आपका 1.5, 2.6 ऐसे करके ऑर्डर निकल के आएंगे आपके। सपोज करो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1.2 है, ब्रोमीन में आपका 0.7 है, तो 1.2 प्लस 0.7 ये आपका क्या निकल के आएगा, 1.9 आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, आगे जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। फ्रैक्शनल ऑर्डर्स होता क्या है, जो जब भी आप मैकेनिज्म लिखते हो ना किसी भी रिएक्शन का, तो उसमें मैकेनिज्म के अंदर एक स्लो स्टेप होता है, बाकी फास्ट होते हैं। तो जो स्लो स्टेप होता है ना, उसको देख के रेट लॉ लिखा जाता है। जब यहाँ तो सिंगल स्टेप रिएक्शन आपके सामने रखे हुए हैं, जितने भी आप देख रहे हो एलिमेंट्री हैं, लेकिन सारे रिएक्शन तो एलिमेंट्री नहीं होते, उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म भी होते हैं। मैकेनिज्म में मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन 3-4 स्टेप्स में हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपका 3 स्टेप में हो रहा है, इसमें से आपके या 5 स्टेप में हो रहा है मान लेते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिएक्शन, तो इसमें से स्लो स्टेप भी होंगे और फास्ट स्टेप भी होंगे। अगर किसी मैकेनिज्म में जनरली तो एक स्लो स्टेप होता है, अगर एक से ज्यादा स्लो स्टेप है तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कंपटीशन में आपको मदद कर सकते हैं। नेगेटिव ऑर्डर हमने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयर अकरिंग फिनोमेनन है ये। तो अब आता है बेटा यहाँ पे मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिकुलर, हाँ बेटा। सर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि जो रेट लॉ है वो सिर्फ हमारे एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा। नहीं, रेट लॉ जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए होगा अगर मैकेनिज्म दिया जाता है आपको। मैंने आपको एलिमेंट्री रिएक्शन दिखाए हैं, लेकिन अगर रिएक्शन में मैकेनिज्म आपको दिया जाता है, जैसे दिखाता हूँ, ये देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑर्डर कितना है, 1 है, पावर 1 है, लेकिन मॉलिकुलरिटी कितनी है, 2 है। जहाँ ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी बराबर नहीं है, वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन तो है नहीं, उसका मैकेनिज्म आएगा। मैकेनिज्म आएगा तो एक स्लो स्टेप होगा, एक फास्ट होगा। तो जो आप रेट लॉ लिखते हो ना, वो स्लो स्टेप को देख के लिखते हो। सपोज करिए ये 1 घंटे में रिएक्शन हो रहा है आपका, 1 घंटे में रिएक्शन में 50 मिनट्स तो यही ले गया स्लो स्टेप, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप यही हुआ ना, इसी की वजह से तो रेट खराब हो रहा है आपका, इसी की वजह से तो ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि 50 मिनट्स तो यही ले गया, 10 मिनट में ये वाला रिएक्शन हो गया। तो 1 आवर में अगर रिएक्शन हो रहा है तो मैक्सिमम टाइम जो रिएक्शन लेता है वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप को इसीलिए हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि रेट तो इसी पे डिपेंडेंट हो गया ना आपका। तो इसीलिए जब भी आपको ये लिखना है रेट लॉ, और आपको एक इक्वेशन दी है, मैकेनिज्म दिया है, तो आप स्लो स्टेप देखो, स्लो स्टेप में NO2 N2O5 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 लगा दीजिए, R इज इक्वल टू K। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब इसमें मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है, the number of atom, ion or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction. तो नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल्स हैं, आपस में कोलाइड कितने करने हैं। अगर सपोज करो एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, साइमल्टेनियसली कोलाइड करने चाहिए, सब एक दूसरे को टक्कर मारने चाहिए। कई बार क्या होता है, टक्कर मारने की जरूरत नहीं होती, कोलिजन नहीं, जैसे डिकम्पोजिशन है, हो सकता है आपस में टकराने पे ही डिकम्पोज हो जाए और ऑक्सीजन फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाए, या आप बाहर से हीट दे रहे हैं, बाहर से लाइट दे रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में हो जाए। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होता है,
सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे, उनको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस या मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 1 है। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस में आपने अभी पढ़ा 2 टाइम्स HI, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, बाइनरी कोलिजन हो रहा है। तो बाइनरी कोलिजन यहाँ पे जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। ऐसे ही 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे टकरा सकते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है वो कैसे हो सकते हैं। देखिए बाइनरी कोलिजन्स, सिंगल मॉलिक्यूल तो कोलाइड कर ही जाएगा, नहीं भी करेगा तो वो वैसे डिकम्पोज हो जाएगा। तो बाइनरी कोलिजन्स में हम यहाँ पे लेते हैं, इधर से एक मॉलिक्यूल आया और इधर से एक मॉलिक्यूल आया, बिल्कुल टक्कर हो सकती है, कोलिजन हो सकता है। 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। m की वैल्यू 2, m मींस मॉलिक्युलरिटी। और ऐसे ही यहाँ पे टर्नरी कोलिजन भी हो सकते हैं। टर्नरी मतलब 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। टर्नरी कोलिजन में मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स मान लीजिए, यहाँ से मॉलिक्यूल आ रहे हैं सेंटर पे और यहाँ कोलाइड हो रहे हैं। एक इधर आया अप्रोच किया, एक इधर अप्रोच किया और एक इधर अप्रोच किया, तो ये सब एक दूसरे को टक्कर मार सकते हैं, यहाँ पे कोलाइड कर सकते हैं। तो ये टर्नरी कोलिजन हो गया, मॉलिक्युलरिटी 3 हो गई, ये भी पॉसिबल है। अब क्वाटरनरी कोलिजन की बात करते हैं जो बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है क्वाटरनरी कोलिजन। क्वाटरनरी कोलिजन जब आप कराएंगे तो देखिए 3 मॉलिक्यूल तो ऐसे ही आ रहे हैं, इस तरीके से सेंटर पे यहाँ पे मीट करा देंगे और यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं और एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को साइमल्टेनियसली कोलाइड करना है इन्होंने, तभी तो कोलिजन थ्योरी तभी तो काम कर रही है। कोलिजन थ्योरी में आपने यही तो बोला कि 2 मॉलिक्यूल्स आपके आने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए, या 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करने चाहिए, तभी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। कोलिजन थ्योरी में यही पढ़ा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन सपोज करो कहीं रिएक्शन में 3 नहीं 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो चौथा मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, ये समझिए Z एक्सिस में आएगा, आपकी स्क्रीन की तरफ से इधर आके टक्कर मार देगा इन तीनों। तो 4 कोलिजन्स एक साथ हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। मॉलिक्युलरिटी 5 नहीं हो सकती, ये भी बहुत रेयर है, 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना आपस में। सपोज करो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं N2+3H2, तो 4 मॉलिक्यूल ही तो हो गए। क्या 3 हाइड्रोजन यहाँ से आ रहे हैं सपोज करो, और एक नाइट्रोजन इधर से आ रहा है स्क्रीन से बिल्कुल मतलब Z एक्सिस में आ रहा है, तो आप उसको कोलाइड कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन आपकी तरफ से मतलब इस तरफ आ रहा है, ऐसे मान लीजिए स्क्रीन के 90 डिग्री पे आ रहा है, तो वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इन 3 हाइड्रोजन से कोलाइड करेगा। और क्या जरूरी है, मतलब क्या ये मॉलिक्यूल इतने इंटेलिजेंट है कि इन्हें पता हो कि हमें ऐसे ही कोलाइड करना है, 3 हाइड्रोजन और एक मतलब 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन ही कोलाइड करना है। उल्टा हो गया तो मान लो 3 नाइट्रोजन कोलाइड कर गए और एक हाइड्रोजन कोलाइड कर गया। तो इसीलिए जहां मॉलिक्युलरिटी बढ़ती जाती है वहां रिएक्शंस स्लो होते जाते हैं, या उनकी अक्रेंस जो है बहुत रेयर होती है। तो अगर हो भी रहे होंगे तो ये कोलिजन बहुत कम हो रहे होंगे इस रेशियो में, तो इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जितनी मॉलिक्युलरिटी कम उतना रेट आपका ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको मॉलिक्युलरिटी के बारे में ये सब बताया है। ये 3 तरह की मॉलिक्युलरिटीज होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन की एक पहचान मैंने और बता दी है ऑन पेपर की ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम है, तो वो आपका क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम नहीं है तो वो कभी भी सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, उसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा हमको। जैसा अभी नीचे एग्जाम्पल मैंने बताया कि यहाँ पे ऑर्डर 1 है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो ये कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकता। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, 7-8 स्टेप में हो रहे हैं ऐसे मान के चलिए। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के टेक्स प्लेस, जो आप लिख रहे हैं 7-8 स्टेप जो लिख रहे हैं उसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म है कि रिएक्शन में कितने इंटरमीडिएट्स बने, जितने इंटरमीडिएट बने, जैसे ए से बी जाना है, ए कन्वर्ट हो गया मान लेते हैं मतलब ए से जेड पे जाना है, यूं मान लो ए आपका रिएक्टेंट है, जेड प्रोडक्ट है, तो बीच में इंटरमीडिएट बहुत सारे बन सकते हैं। पहले ए में बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में हुआ, ये सब इंटरमीडिएट है, बी सी डी ई एफ, और फाइनली एफ के बाद जेड बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा जेड है। इनिशियल हम ए से स्टार्ट हुए, लेकिन बीच में जो जो चीज बनी वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट। हर इंटरमीडिएट के लिए हमने एक रिएक्शन लिखा और वो क्या बन गया, मैकेनिज्म। तो each step of mechanism of complex reaction is elementary reaction.
वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि वहां उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी बराबर होंगे। तो मॉलिक्युलरिटी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। आपसे एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, आप उसको देख के खुद ही डिसाइड कर लोगे कि इतनी मॉलिक्युलरिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं अभी हम आगे डीएनएफ में पढ़ेंगे कि 2 टाइम्स KMnO4 रिएक्ट हो रहा है और 3 टाइम H2SO4 है और 6 टाइम्स FeSO4 है। ये रिएक्टेंट है। चलिए क्या बना उसको तो छोड़ते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बन गया होगा, है ना, ये तो बाद में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कितनी है? मॉलिक्युलरिटी है 2 + 3 + 6 11। पॉसिबल ही नहीं है, 11 मॉलिक्यूल कैसे टकराएंगे एक साथ, वो भी इस रेशियो में? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ क्या है, हर स्टेप का अपना मैकेनिज्म होगा। जैसे ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप में हो रहा है। तो पहले स्टेप की मॉलिक्युलरिटी में मान लो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 हो गई, दूसरे में मॉलिक्युलरिटी 1 है तो 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 हो गई। तो ऐसे करके हर स्टेप की इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटीज आपको निकालनी पड़ेंगी। ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी 11 का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, बिकॉज इतने मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं हो सकते। तो ये चीज यहाँ पे समझनी है। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या है? ये स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म है, और जो भी स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। तो जैसे ये वाले मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये स्लोएस्ट स्टेप आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। जैसे कार बना रहे हैं, कार में हम सारा सामान 10 मिनट में फिट कर लेते हैं, लेकिन इंजन की फिटिंग में हमें उसमें 40 मिनट्स लगते हैं। तो टोटल 50 मिनट्स में से 40 मिनट्स तो इंजन फिटिंग खा गया, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हर प्रोसेस का एक जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और काइनेटिक्स में हम इस स्लोएस्ट स्टेप को, इस केमिकल स्लोएस्ट स्टेप को ही तेज करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग कैटलिस्ट, बाय स्पीडिंग अप रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, तब हम वहां पे उस प्रोसेस को तेज कर पाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली तो आप जैसे मर्जी सोच सकते हैं बाहर के सिस्टम्स में, फिजिकल सिस्टम्स में, लेकिन केमिकल सिस्टम्स में हमारे पास एक कैटलिस्ट ही है जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है। 4 तरह के कैटलिस्ट यूज किए, जिसने सबसे ज्यादा लोअर कर दिया वो प्रोसेस को तेज कर जाएगा। लेकिन फिर भी स्लोएस्ट स्टेप आपका हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही रहेगा।